इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल का। देखिए लास्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी या फील्ड वेक्टर E बराबर डिफाइन किए थे फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज और टेस्ट चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज द्वारा जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है किसी प्लेस पर, उसी फोर्स वेक्टर को इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड एट द पॉइंट कहते हैं। एक टर्म ये डिफाइन किए थे, और एक और टर्म था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इसमें क्या पढ़े थे कि potential of the field at any point is defined as negative value of work done due to field force in bringing test charge or unit positive charge from reference position to present position। यानी रेफरेंस पोजीशन से प्रेजेंट पोजीशन तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज को लाने में फील्ड फोर्स के कारण जो वर्क होता है, उस वर्क डन के निगेटिव वैल्यू को उस फील्ड का उस पॉइंट पर पोटेंशियल कहते हैं। और इसका यूनिट था जूल पर कूलम या वोल्ट। Work done due to field force in bringing the test charge from a reference location to the present location is called intensity of the field at the point, is called potential of the field at the point। एक पॉइंट ये देखे थे, और दोनों में एक बात पता चली थी कि E is function of position, यानी पोजीशन बदलने के साथ अलग अलग पॉइंट पर इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन अलग अलग हो सकता है, ऐसा हम लोग पढ़े थे। और साथ में पोटेंशियल भी पढ़े थे कि पोटेंशियल इज फंक्शन ऑफ पोजीशन, इसलिए अलग अलग पॉइंट पर पोटेंशियल बदल सकता है, और उसका वेरिएशन पता लगाना है कि हाउ द पोटेंशियल वेरीज विथ पोजीशन, how the intensity varies with position in different fields। एक और टर्म पढ़े थे potential gradient। intensity of the field at any point may be defined as potential gradient, negative value of potential gradient। और इसका यूनिट था वोल्ट पर मीटर। तो ये तीन टर्म हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे। अब इसी तीनों का वेरिएशन देखना है डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, यानी फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज में रेडियल टेंजेंशियल लाइन में इंटेंसिटी पोटेंशियल का एक्सप्रेशन और वेरिएशन देखना है। तो यानी फील्ड एनालाइज करना सीखना है कि हाउ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी and potential varies with position in the space where the field is due to point charge। यानी variation of E vector and V in the electrostatic field due to positive point charge, यानी किसी प्लेस पर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है
तो उस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा उसकी इंटेंसिटी और पोटेंशियल का वेरिएशन देखना है और एनालिसिस करना भी सीखना है कि हाउ द पोटेंशियल इंटेंसिटी वेरीज, whether it is uniform or non-uniform, if it varies, whether the variation in all direction or in one direction. तो इस एक का देखने के बाद बाकी सबका भी पॉइंट चार्ज का कंटिन्यूअस चार्ज। तो पहले शुरू कीजिए, मान लीजिए ये पॉइंट ओ है, यही हमारा रेफरेंस पॉइंट है और ये मेजरमेंट के लिए रेफरेंस लाइन है और यहाँ पर प्लस क्यू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रखा है और इसके सराउंडिंग में इस पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है। पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज करते हुए एक पॉइंट P को लोकेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ R एंड थीटा, जहाँ OP इक्वल टू R and POX is theta. एंगल POX is theta और R का मैग्नीट्यूड का रेंज पॉसिबल है 0 से इन्फिनिटी तक। R का मैग्नीट्यूड पॉसिबल है 0 से इन्फिनिटी तक और थीटा का वैल्यू भी पॉसिबल है 0 से डिग्री से 360 डिग्री तक। यानी इस प्लेन में हमें फील्ड को एनालाइज करना है वेदर इंटेंसिटी इज कांस्टेंट और वेरिएबल, इफ इट वेरीज द वेरिएशन इज रेडियल और ट्रांजेंशियल और इन बोथ डायरेक्शन। तो ये पॉइंट चार्ज माने पी ओ पर और पॉइंट पी पर इंटेंसिटी वेक्टर और पोटेंशियल का एक्सप्रेशन एस्टेब्लिश करेंगे। उसके लिए यहाँ रखेंगे यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम लोग टेस्ट चार्ज भी कहते हैं, टेस्ट चार्ज भी कहते हैं। और उस टेस्ट चार्ज पर फोर्स निकालना है। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज at any point in the space is called intensity of the field at the point. तो वहाँ पर कूलम्स लॉ से, कूलम्स according to कूलम्स लॉ, फोर्स बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फर्स्ट चार्ज Q1 की जगह Q यहाँ है जिसका फील्ड हमें निकालना है। हम फील्ड को पॉइंट चार्ज से एसोसिएट कर रहे हैं और वहाँ पर रखते हैं टेस्ट चार्ज और बीच की दूरी का स्क्वायर और इसी फोर्स को कहते हैं इंटेंसिटी। तो इसलिए इंटेंसिटी बराबर हो गई 1/4 पाई Q/R²। ये इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड हुआ, डायरेक्शन नहीं दिखता, लेकिन कूलम्स लॉ से मालूम है कि रिपल्सन होगा और इंटेंसिटी वेक्टर यहाँ पर रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी और रेडियल डायरेक्शन में, टेंजेंशियल नहीं। तो इस इंटेंसिटी वेक्टर को इस तरह भी लिखा सकता है E वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/RQ मल्टीप्लाइड बाई वेक्टर R। यहाँ यूज कर रहे हैं डायरेक्शन बताने के लिए। और इसको इस तरह भी लिखा सकता है इंटेंसिटी वेक्टर इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R² मल्टीप्लाइड बाई यूनिट वेक्टर इन रेडियल डायरेक्शन। ये भी हो सकता है। ये फार्मूला आया फॉर इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। यानी यहाँ जो फील्ड है उसका सोर्स है पॉइंट चार्ज और वो है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, और उसके सराउंडिंग में किसी भी पॉइंट पर टेस्ट चार्ज रखने पर जो फोर्स लगता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड एट द पॉइंट। और फार्मूला देख के लग रहा है कि इंटेंसिटी इज ओनली अलोंग रेडियल डायरेक्शन, इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं है। इंटेंसिटी डिस्टेंस के साथ चेंज भी करता है, यानी फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। इंटेंसिटी चार्ज डिपेंडेंट है, यानी
जो चार्ज का अमाउंट जिसका फील्ड सोचते हैं वो बड़ा है तो इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। इंटेंसिटी रेडियल डायरेक्शन में टेंजेंशियल नहीं, वेरिएबल है। ये सब प्रॉपर्टी इस एक्सप्रेशन से दिखती है। हम लोग एस्टेब्लिश किए एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, और वो आया किस डायरेक्शन में, तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में आया। यानी इसके सराउंडिंग में जब कोई टेस्ट चार्ज रखा जाएगा तो उस पर फोर्स लगेगा और फोर्स रेडियली आउटवर्ड होगा। ये आर यूनिट वेक्टर। अब पोटेंशियल का एक्सप्रेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का जो बेसिक डेफिनेशन है उसको याद कीजिए। नेगेटिव वैल्यू ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज, और ये वर्क किसकी वजह से, तो फोर्स की वजह से, और फोर्स किसकी वजह से, तो फील्ड की वजह से। इसलिए नेगेटिव वैल्यू ऑफ वर्क डन ड्यू टू फील्ड फोर्स in bringing test charge from reference position to present position is called intensity of the field at the point, is called potential। तो potential का फॉर्मूला, तो potential नेगेटिव वैल्यू ऑफ वर्क डन है। तो हम लोग वर्क का एक्सप्रेशन F डॉट डी आर, लेकिन वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो ये हो गया F डिवाइडेड बाई क्यू डॉट डी आर। अब ये टर्म क्या हुआ, फोर्स फील्ड में किसी यूनिट चार्ज पर जो लगता है, क्यू चार्ज पर एफ फोर्स, यूनिट चार्ज पर जो फोर्स लगे उसी को इंटेंसिटी कहते हैं। इसलिए पोटेंशियल का इसका निगेटिव वैल्यू वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज को लाने में जो वर्क होता है उसी को पोटेंशियल कहते हैं। negative value of work done E डॉट डी आर, रेफरेंस यहाँ इन्फिनिटी लिया जाएगा और प्रेजेंट पोजीशन आर, यूनिट होगा जूल पर कूलम। यानी नेगेटिव वैल्यू ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम रेफरेंस लोकेशन दैट इज इन्फिनिटी टू द प्रेजेंट लोकेशन। तो यहाँ ई वेक्टर ई यहाँ है, वो किधर है, रेडियली आउटवर्ड, और हमें तो लाना है बाहर से अंदर, लेकिन डी आर का डायरेक्शन क्या लेंगे, तो डी आर मैथ का डेफिनेशन है कि डी आर इज नॉट डेल्टा आर, डी आर इज नॉट ए स्मॉल वैल्यू ऑफ आर, रेदर डी आर इज एलिमेंट्री वैल्यू ऑफ आर। और मैथ के डेफिनेशन के अनुसार एलिमेंट्री वैल्यू ऑफ आर इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द आर। अगर m मास है तो dm भी kg में होगा और मास होगा। अगर r वेक्टर है पूरब की तरफ तो dr भी वेक्टर होगा और पूरब ही होगा। इसीलिए dr का डायरेक्शन वही होगा जो r का है। अब r का किधर है, तो रेडियली आउटवर्ड, और फील्ड वेक्टर किधर है, तो वो भी रेडियली आउटवर्ड। तो दोनों के बीच का एंगल r और e के बीच का एंगल, e क्या है, इंटेंसिटी मींस फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, और किधर है, तो रिपल्सन की वजह से रेडियली आउटवर्ड, और आर भी किधर है, तो वो भी रेडियली आउटवर्ड। तो आर का एलिमेंट किधर होगा, वो भी रेडियली आउटवर्ड। इसलिए पोटेंशियल बराबर होगा इंटीग्रल ई का मैग्नीट्यूड डी आर का मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच का एंगल जीरो। आर बराबर इन्फिनिटी से जो कि बाउंड्री है वहाँ से पॉइंट पी तक लाने में जो वर्क होता है उसके निगेटिव वैल्यू को पोटेंशियल कहते हैं। तो अब इसका एक्सप्रेशन रखिए यहाँ, तो ई का वैल्यू रखेंगे तो बाहर आ गया Q 4 पाई, और यहाँ हो गया डी आर बाई आर स्क्वायर, आर इक्वल टू इन्फिनिटी दैट इज बाउंड्री ऑफ द फील्ड आइडियली, और cos 0 बराबर 1। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इंटेंसिटी के साथ पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा और यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, तो यह आ जाएगा माइनस Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और
ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, 1/r माइनस 1/इंफिनिटी, यानी पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r, स्केलर है, जूल पर कूलम, यानी नेगेटिव वैल्यू ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम रेफरेंस लोकेशन टू प्रेजेंट पोजीशन। जी बता रहे हैं cos 0 क्यों हुआ ये बताते हैं, आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। ये पोटेंशियल का फॉर्मूला आया और ये इंटेंसिटी का। अब cos 0 कहाँ से आया और क्यों आया, उसके लिए एक बार फिर से पोटेंशियल का पहले डेफिनेशन याद कीजिए। पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। आप वर्क का डेफिनेशन होता है बराबर F.dr, और वेक्टर में आप पढ़े थे कि अगर A.B हो तो ये बराबर होता है A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड और cos थीटा, जहाँ थीटा एंगल है बिटवीन द वेक्टर A एंड B। इसी सिद्धांत से यहाँ भी वेक्टर E और dr के बीच का एंगल लेंगे। अब ये वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज लेना है, इसलिए यहाँ भी डिवाइड किए थे, और तब ये क्या आया था, इसी को बोलते थे इंटेंसिटी। इंटेंसिटी किसकी प्रॉपर्टी है, तो स्पेस की। इंटेंसिटी इज फंक्शन ऑफ ए स्पेस पॉइंट, बट इंटेंसिटी इज जस्ट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसी के इस वर्क डन पर यूनिट चार्ज के निगेटिव वैल्यू को, तो पोटेंशियल का वैल्यू हुआ माइनस E.dr। अब आप सोचिए E किधर है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, तो दोनों के बीच रिपल्सन होगा। तो जब रिपल्सन होगा तो फोर्स किधर लगेगा, तो रेडियली आउटवर्ड, और रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन यानी r के डायरेक्शन में फोर्स रहेगा, r के डायरेक्शन में बाहर की तरफ। तो इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर हुआ, तो इंटेंसिटी का डायरेक्शन हुआ रेडियली आउटवर्ड। और dr किधर लें, तो मैथ के हिसाब से जो डायरेक्शन r का होता है वही dr का होता है, यानी बिकॉज dr इज एलिमेंट ऑफ r एंड दैट एलिमेंट इज डिफरेंशियल एलिमेंट, मैथमेटिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द वैल्यू। और मैथ के हिसाब से अगर 5 के टुकड़े करें तो 2 टर्म जो आएगा दोनों ही नंबर होगा। फिजिक्स के हिसाब से किसी आदमी के 2 टुकड़े करते हैं तो दोनों में से कोई भी नहीं बचेगा, लेकिन मैथमेटिकली ह्यूमन बीइंग किसी के वैल्यू के बारे में वहाँ सोच अलग होती है मैथ में, ये कि मिस्टर शर्मा इज मेड ऑफ बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ माइक्रो मिनी टीनी शर्मा जीस, जबकि केमिस्ट्री में आप उनके कंस्टिट्यूएंट्स मोलिकुलर स्ट्रक्चर की सोचिएगा, बायो में उनका अलग ऑर्गन सब सोचें। यहाँ पर फिजिक्स में अपर हाफ एंड लोअर हाफ, राइट पार्ट एंड लेफ्ट पार्ट की बात सोचते हैं, लेकिन मैथ में एवरी वैल्यू इज मेड ऑफ वैल्यूज एंड ऑल द एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल। नंबर 5 के निर्माण में छोटी छोटी संख्याओं का योगदान है, वो सारी की सारी संख्याएं हैं और उनका नेचर वही है जो 5 का है। तो उसी तरह dr का नेचर वही है जो r का है, तो r है रेडियली आउटवर्ड, तो dr भी होगा रेडियली आउटवर्ड। तो फील्ड भी बाहर और r भी बाहर, इसलिए दोनों के बीच एंगल क्या बचा, जब 2 वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो तो उनके बीच का एंगल 0 होता है। उम्मीद है आपकी कंफ्यूजन दूर हुआ होगा कि हम फील्ड वेक्टर और dr के बीच 0 एंगल क्यों लिए, क्योंकि फील्ड वेक्टर इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज विच इज रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि यहाँ सोर्स चार्ज जो है वो पॉजिटिव है तो रिपल्सन है, और r इज ऑल्सो आउटवर्ड। फिर आप कहेंगे सर इंटीग्रेट करते समय इन्फिनिटी से लाते हैं, हाँ इन्फिनिटी से लाते हैं, जब इंटीग्रेट करते हैं तो फाइनाइट वैल्यू आता है, और जब dr लिखते हैं तो वो फाइनाइट वैल्यू नहीं है कि डेल्टा r, दोनों में अंतर होता है। ये dr इज एलिमेंट्री वैल्यू। तो इन सब के बाद हम लोग एस्टेब्लिश किए एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल ऑफ द फील्ड एट द पॉइंट एंड इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड एट एनी पॉइंट इन द सराउंडिंग ऑफ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। अब हमें पता लगाना है कि इंटेंसिटी यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, वेरिएबल है तो सिर्फ रेडियल की ट्रांसवर्स, या दोनों में वेरिएशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, रिपल्सिव है, अट्रैक्टिव है, कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव है। इन सब के बेसिस पर हम विजुलाइज करेंगे पॉइंट चार्ज के फील्ड को एनालाइज करेंगे कि उसके सराउंडिंग में किस पॉइंट पर कोई चार्ज रखें
तो उसका क्या बिहेवियर होगा, क्या वो ओसिलेट करेगा, क्या ये फील्ड सर्कुलर मोशन को सपोर्ट करता है, या इस फील्ड जैसे अगर कहीं कोई फील्ड ना हो तो कोई भी चार्ज ले जाइए तो एक ही मोशन हो सकता है, यूनिफॉर्म मोशन। तो वही देखना है। तो सबसे पहले शुरुआत यहाँ से कीजिए कि हम लोग यूज़ कर रहे हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो पॉइंट होता है, इसी को हम लोग पोल कहते हैं, और एक प्लेन होता है, और इसमें एक लाइन ऐसे खींचते हैं, दूसरी लाइन ऐसे। ये जो लाइन होती है ओ से पी की ओर, इसी को रेडियल लाइन कहते हैं। और ये जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पी के रेडियल लाइन के परपेंडिकुलर लाइन है, तो इसको बोलते हैं रेडियल लाइन। हम सिर्फ याद दिला रहे हैं ताकि आगे समझ में आए। और इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स लाइन। अगर कर्व हुआ तो टेंजेंशियल भी बोल सकते हैं, अदरवाइज ट्रांसवर्स। तो एंटी क्लॉकवाइज इधर की तरफ पॉजिटिव माना जाता है, इधर की तरफ निगेटिव माना जाएगा। रेडियली आउटवर्ड को पॉजिटिव, रेडियली इनवर्ड को निगेटिव। इतना साइन कन्वेंशन ध्यान रखें और तब एनालिसिस शुरू करते हैं। अब यहाँ पर वेरिएशन दो तरह का हो सकता है। अगर यहाँ पोटेंशियल का फंक्शन दिया हो तो पोटेंशियल मे बी फंक्शन ऑफ आर एज वेल एज थीटा, जबकि फार्मूला में दिखाई नहीं देता है। फार्मूला में सिर्फ दिखता है कि आर डिपेंडेंट है, लेकिन हो सकता है। और तब इंटेंसिटी के भी दो कंपोनेंट हो सकते हैं। रेडियल कंपोनेंट निकालना होगा तो इस फार्मूला का यूज़ करें, और ट्रांसवर्स कंपोनेंट मालूम करना हो तो इस फार्मूला का यूज़ करें। और तो आप कहेंगे ds क्या है? ds इज एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट। किस डायरेक्शन का? तो अलोंग द ट्रांसवर्स डायरेक्शन, ये है ds। देखिए ध्यान से, जो कि d थीटा एंगल बनाता है। तो ट्रांसवर्स कंपोनेंट भी हो सकता है, यहाँ नहीं है लेकिन हो सकता है। तो ये दो कंपोनेंट होता है। पोलर जैसे होता है ना रेक्टेंगुलर सिस्टम में, आप रेफरेंस लेस एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस लेते हैं, तो वहाँ तीन कंपोनेंट ले सकते हैं, ई एक्स, ई वाई, ई जेड। उसी तरह पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में रेफरेंस एक्सिस दो ही होता है, रेडियल एंड ट्रांसवर्स। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम 2 डायमेंशन या किसी प्लेन पर एप्लीकेबल है पोलर सिस्टम। हम 3 डायमेंशन में जब जाना होगा तो कोई और ऑप्शन उपाय सोचेंगे। तो यहाँ पर सोचेंगे नहीं, बल्कि होता है, अभी नहीं हमें पढ़ना है। तो ये ट्रांसवर्स कंपोनेंट और रेडियल, उम्मीद है आप समझे। आर के वेरिएशन की बात हो तो रेडियल कंपोनेंट, थीटा में वेरिएशन लाना हो तो ट्रांसवर्स कंपोनेंट। यानी ये दो संभावनाएं हैं केवल, रेडियल एंड ट्रांसवर्स। तो हम भी यहाँ चेक करेंगे कि हमारा फील्ड वेक्टर रेडियल है या ट्रांसवर्स है। और ट्रांसवर्स और पोटेंशियल तो स्केलर होता है, वो किस पर डिपेंड करता है? आर पर कि थीटा पर कि दोनों पर। तो ये बात उम्मीद है आप समझ गए। अगर समझ गए हैं तो बढ़ते हैं आगे और फिर सोचते हैं कि कौन फील्ड और पोटेंशियल के एक्सप्रेशन से क्या पता चला। देखिए सबसे पहला पॉइंट जो हमें दिख रहा है और आपको भी दिख रहा है उसके बारे में, यानी हमें करना है कैरेक्टराइज करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स, या छोड़ दीजिए मत लिखिए। पहला, इसके फील्ड को क्या कहेंगे? क्या ये रिपल्सिव फील्ड है या अट्रैक्टिव है? इसके सराउंडिंग में टेस्ट चार्ज रखने पर फोर्स ऐसा लगता है कि अगर लगने दें तो दूरी बढ़ेगी, आउटवर्डली मूव करेगा, या वापस अट्रैक्ट होगा टुवर्ड द सेंटर। तो देखने से लग रहा है रिपल्सिव है। तो पहला पॉइंट तो हुआ कि फील्ड इज रिपल्सिव। हम जस्ट ऐसे लिख रहे हैं कि फील्ड रिपल्सिव। अब इंटेंसिटी वेक्टर रेडियल लाइन में है या ट्रांसवर्स में या दोनों में? तो यहाँ साफ दिख रहा है कि ये सिर्फ रेडियल लाइन में है, ट्रांसवर्स में नहीं है। जीरो ट्रांसवर्स कंपोनेंट, सिर्फ रेडियल कंपोनेंट है और रिपल्सिव है। तो इसलिए ये कैरेक्टर और समझ में आया कि इसका फील्ड रेडियल है या कहें सेंट्रल है, सेंटर से बाहर की तरफ है। ये दो बातें पता चली। रिपल्सिव भी। एक बात और दिख रहा है, आप भी सोचिए, रेडियल लाइन में दूरी बढ़ने के साथ फील्ड की इंटेंसिटी घटती है कि बढ़ती है, या बदलती ही नहीं है, कांस्टेंट है। रेडियल लाइन में दूरी बढ़ने के साथ आर के बढ़ने से फील्ड इंटेंसिटी वेरी करती है या कांस्टेंट है? हमें दिख रहा है कि वेरी करती है, मैग्नीट्यूड घटता जाता है। यानी फील्ड जो है नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म नहीं है, रेडियल लाइन में ही है और नॉन यूनिफॉर्म है। इतनी बात पता चली। इसके अलावा एक और पॉइंट देखिए, थीटा पर डिपेंडेंट नहीं होने के कारण पॉइंट चार्ज से दाईं तरफ और बाईं तरफ, ऊपर या नीचे, या इस क्वाड्रेंट में या इस क्वाड्रेंट में, सब डायरेक्शन में
आर डिस्टेंस पर चेक करिएगा तो फील्ड की इंटेंसिटी, पोटेंशियल का वैल्यू बदलता है डायरेक्शन के हिसाब से या सब डायरेक्शन में एक जैसा होता है। यानी अगर हम आर राइट में लें 1 मीटर पर, लेफ्ट में भी लें 1 मीटर में, ऊपर भी 1 मीटर, नीचे भी, तो पॉइंट के चार्ज के चारों तरफ उस प्लेन में बराबर दूरी पर फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू और वेरिएशन दोनों समान है। यानी फील्ड इज आइसोट्रॉपिक एंड फील्ड इज सिमेट्रिक अबाउट द पॉइंट चार्ज। इतनी बात पता चलती जाती है, हम नोट कर रहे हैं। फील्ड इज आइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक, फील्ड इज सिमेट्रिक अबाउट द पॉइंट चार्ज, सिमेट्रिक अबाउट पॉइंट चार्ज। इतनी बात पता चल रही। और कोई आइडिया आपको नजर आए, इसमें प्रॉपर्टी दिखे तो बताइए। फील्ड रिपल्सिव है, फील्ड रेडियल सेंट्रल है, फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, फील्ड आइसोट्रॉपिक है, फील्ड सिमेट्रिक अबाउट द पॉइंट है, और फील्ड पूरे सराउंडिंग में एक जैसा चारों तरफ। इतनी बात। इसके अलावा एक और बात, क्या फील्ड कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव की पहचान थी कि वह फील्ड जिसमें एक टेस्ट चार्ज या किसी भी चार्ज को रेडियली या किसी भी डायरेक्शन में ए से बी पर ले जाएं और फिर बी से ए पर लाएं और टोटल वर्क डन चेक करें तो जीरो आ जाए, ऐसे फील्ड को कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। और जो कंजर्वेटिव फील्ड होता है वहीं पोटेंशियल डिफाइन होता है। जो कंजर्वेटिव फील्ड नहीं होता वहाँ पोटेंशियल की परिभाषा नहीं होती। तो कंजर्वेटिव चेक करने का तरीका है कि वर्क निकालें, कहाँ से कहाँ तक, R1 से R2 तक जाने का वर्क, और फिर R2 से R1 तक आने का वर्क, किसी भी चार्ज पर, टेस्ट चार्ज हो या कोई भी चार्ज, तो वो भी चेक कर देते हैं। तब फाइनली लिखेंगे कि कंजर्वेटिव है कि नहीं। हाँ, आप पहले प्रूव कर चुके हैं कि कूलम्स लॉ को ओबे करने वाला फोर्स कंजर्वेटिव है, मगर इसमें भी चेक करने का तरीका सीखना है। तो चेक कैसे होगा, तो चेक होगा वर्क डन। तो वर्क डन बराबर होगा फोर्स डॉट डी आर, और वो आगे बढ़ के हो जाएगा ई डॉट वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्यों लें, हम सीधा वर्क लें। तो फोर्स बराबर होगा रेडियली आउटवर्ड, और ये होगा डी आर, और बीच में एंगल 0 डिग्री। तो फोर्स बराबर आ गया था Q बाई 4 पाई यूनिट टेस्ट चार्ज पर। अगर कोई और चार्ज रख दें तो यहाँ पर फोर्स हुआ ये वर्क डन। हम चेक क्या कर रहे हैं, हम ये चेक कर रहे हैं कि कूलम्स लॉ को ओबे करने वाला फील्ड जो पॉइंट चार्ज के कारण है वो कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। हालांकि हम माने हैं तभी तो पोटेंशियल डिफाइन हुआ, मगर फिर भी सीख लें कैसे चेक होता है। तो ये वर्क डन निकालेंगे R1 से R2 तक जाने में वर्क डन, किसी चार्ज को ले जाने में वर्क डन। तो वर्क निकालते हैं, ये इंटीग्रल डी आर बाई आर का स्क्वायर R1 से R2 तक जाने का वर्क। तो W1 बराबर यहाँ माइनस आ जाता है, आपको पता है, पहले भी निकाले, अभी जस्ट पहले इंटीग्रेशन हो सकता है, उतना जानते ही होंगे। तो ये R बराबर R1 से R2 तक, तो Q ये सब डेरिवेशन देख ही रहे हैं, 1 माइन बाई R, R1 से R2 तक। तो R1 से R2 तक लिमिट है, R1 से R2 तक जाने का वर्क। तो R1 से R2 तक जाने का वर्क कितना हुआ, तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये माइनस साइन हुआ तो 1 बाई R1, तो यहाँ माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। हम हड़बड़ी में नहीं हैं, आप इत्मीनान से देखिए सही है कि नहीं। अच्छा, ये हड़बड़ी हो गई है, ठीक है, तो इसको यहाँ मिटा दीजिए। अब यहीं पर सोचिए, ये माइनस साइन आया उसे हम बाहर करते हैं और तब निकालते 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ऐसे लिखते हैं ना, R2 माइनस 1 बाई R1। तो वर्क डन का फॉर्मूला आ गया, R1 से R2 तक जाने का वर्क बराबर आ गया Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई R1 से 1 बाई R2। ये वर्क डन निकाले R1 से R2 का, और फिर वापसी का वर्क निकालते हैं। वापसी का वर्क निकालने में हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना, लिमिट बदल देना। और अगर हम लिमिट बदल दें तो वर्क डन W बराबर हो जाए Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 1 बाई R, और R2 से R1, अभी था R1 से R2,
अब ये साइन माइनस आएगा और बाहर ही रहेगा, तो रिजल्ट क्या आया देखिए। अब दोनों को जोड़ा जाए तो जीरो आएगा या नहीं। जीरो आने का मतलब है कि ये फील्ड कंजर्वेटिव है। तो अगर R1 से R2 का वर्क ये आया, R2 से R1 का वर्क ये आया, और दोनों जोड़ दें, माइनस है प्लस है तो जीरो आता है। इसलिए अब फाइनल कम लिखना है कि फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना क्या क्या है। तो फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज रेडियल, सेंट्रल, रिपल्सिव, नॉन यूनिफॉर्म, कंजर्वेटिव इन नेचर एंड सिमेट्रिक अबाउट द पॉइंट चार्ज। आइसोट्रॉपिक भी है, सभी डायरेक्शन में एक जैसा। इतनी बात तो कह सकते हैं। इससे भी साबित हुआ कंजर्वेटिव है, तभी तो पोटेंशियल डिफिनेशन होगा। जो फील्ड कंजर्वेटिव नहीं होता, जहाँ ए से बी पर जाने और आने का वर्क जोड़कर जीरो नहीं होता, वहां पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होती। तो चलिए लिख लेते हैं, द फील्ड ड्यू टू, कौन सा फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, वो बोलने की जरूरत नहीं क्योंकि हम तो जान ही रहे हैं। द फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, अगर निगेटिव हो जाएगा तो अट्रैक्टिव हो जाएगा फील्ड। द फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज रेडियल, सही है, या इसको लिख सकते हैं साथ में सेंट्रल, नॉन यूनिफॉर्म, कॉमा, रिपल्सिव एंड कंजर्वेटिव इन नेचर। पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का फील्ड अपने सराउंडिंग में जहाँ तक है नॉन यूनिफॉर्म है, सेंट्रल है, रेडियल है, रिपल्सिव है और कंजर्वेटिव है। अब रेडियल फील्ड का भी सिग्निफिकेंस अभी मतलब आगे देखेंगे। नॉन यूनिफॉर्मिटी तो देख ही रहे हैं, रिपल्सिव है, अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं तो रिपल्सिव है। इसी की जगह पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा सराउंडिंग में तो फिर अट्रैक्टिव हो जाएगा। दूसरा, द फील्ड इज सिमेट्रिक अबाउट द पॉइंट चार्ज, फील्ड इज सिमेट्रिक अबाउट द पॉइंट चार्ज about the point charge। और ये पॉइंट चार्ज के अबाउट सिमेट्रिक सिर्फ 2 डायमेंशन में नहीं है, 3 डायमेंशन में भी। पॉइंट चार्ज से दाएं और बाएं और आगे पीछे ही नहीं, ऊपर और नीचे भी सोचेंगे तो भी सब जगह इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड में बराबर और डायरेक्शन में रेडियली आउटवर्ड है। इसलिए ये सिमेट्रिसिटी जो है वो 3D है, 3 डायमेंशनल सिमेट्रिक है पॉइंट सिमेट्री। जहाँ चार्ज है उसके सराउंडिंग में सब डायरेक्शन में r डिस्टेंस पर फील्ड की इंटेंसिटी, पोटेंशियल का वैल्यू सब समान होगा। अब थोड़ा पोटेंशियल का एक्सप्रेशन देखिए। पोटेंशियल का एक्सप्रेशन पॉजिटिव आया है, और हम लोग डेफिनेशन क्या दिए थे, निगेटिव वैल्यू ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज, बाहर से लाने का। यानी आप किसी भी सिस्टम की, जैसे मान लो यहाँ सोच ये है कि जैसे मान लें आप सोलर सिस्टम के बारे में सोचते हैं, तो वहाँ सोलर सिस्टम के बारे में बेसिकली 2 तरह से सोचा जा सकता है। न्यूक्लियस के या एटम के बारे में सोचते हैं तो ये भी तो सोची जा सकती है ना कि न्यूक्लियस होता है पॉजिटिवली चार्ज और फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, सेकंड में इलेक्ट्रॉन, और ये इनका ओरिजिन क्या था, क्या ये इनिशियली न्यूक्लियस में थे वहाँ से निकले हैं, या ये इन्फिनिटी पर थे वहाँ से लाए गए। मतलब फिजिक्स में सोचा आता है कि अभी जो कॉन्फ़िगरेशन दिखता है उससे पहले क्या था। ये भी तो हो सकता है सारे के सारे प्लैनेट सन में हों और कोई विस्फोट हुआ हो और उसके टुकड़े हों और वही बाहर बिखर रहे हों, बिखर गए हों और अभी भी बिखराव जारी है। ये भी तो सोच सकते हैं। और ये भी सोच सकते हैं कि द प्लैनेट जितने भी हैं दे हैव बीन ब्रॉट टू द नियरर पोजीशन ऑफ द सन, उन्हें इन्फिनिटी से यहाँ लाया गया।
तो यहाँ तो हम यही सोच रहे हैं कि ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी ओरिजिन क्या थी, क्या वो इनिशियली न्यूक्लियस में रहे होंगे और वहाँ से बाहर की तरफ गए, या वो इन्फिनिटी पर रहे होंगे और वहाँ से लाए गए। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक कॉन्सेप्ट और सोचिए, 2 point charges can never be kept at a finite separation forever। ये वाली बात फिर से दोहरा दें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है कि 2 पॉइंट चार्ज वो पॉजिटिव अपोजिट नेचर के हों या सिमिलर हों, उनको फाइनाइट सेपरेशन पर छोड़ा नहीं जा सकता। अगर आप छोड़ देते हैं दो पॉजिटिव चार्ज को तो बहुत जल्दी उनके बीच रिपल्सन होगा, दे स्टार्ट मूविंग अवे एंड दे ऑक्यूपाई फारदेस्ट पॉसिबल सेपरेशन एंड समटाइम्स गोज टू इन्फिनिटी। वो अनंत यात्रा पर चल देंगे और दोनों में से कोई भी फाइनाइट सेपरेशन पर नहीं दिखेगा। और अगर दोनों अपोजिट चार्ज हैं तो उनको भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आफ्टर सर्टेन टाइम दे कंबाइन, दे मर्ज ईच अदर, न्यूट्रलाइज ईच अदर और दोनों का अस्तित्व खत्म। इसलिए स्ट्रक्चर इज नीडेड टू होल्ड द चार्ज पार्टिकल टुगेदर। एटम में हो, न्यूक्लियस में हो, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हो या सरफेस की चार्जिंग की बात हो, सब जगह एक ढांचा की ज़रूरत है ताकि उनको फाइनाइट सेपरेशन पर बनाए रखा जा सके। तो यहाँ भी सोच ये है कि पॉइंट चार्ज के सराउंडिंग में किसी भी पॉइंट पर जब हम पोटेंशियल डिफाइन करते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि उस चार्ज को रेफरेंस हम पॉइंट चार्ज पर भी तो ले सकते थे, नहीं, हम इन्फिनिटी से लाते हैं। यानी हम मानते हैं कि जब ये सिस्टम नहीं रहा होगा तो ये कहाँ थे। इनिशियली द कंस्टिट्यूएंट्स वेर लाइंग एट इनफाइनाइट सेपरेशन एंड दे हैव बीन ब्रॉट टुगेदर टू फॉर्म ए क्रिस्टल, फॉर्म द एटम और ए स्ट्रक्चर और एनीथिंग। तो इसलिए लाने में वर्क करना पड़ता है। तो अगर लाने में वर्क निगेटिव होगा तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। और चूंकि पहली बात हो गई कि फील्ड रिपल्सिव है, मतलब टेस्ट चार्ज को भगाता है और आपने बाहर से लाया है, तो जब आप बाहर से ला रहे होंगे तो इस फील्ड का अपोज कर रहा होगा तो वर्क डन निगेटिव होगा, इसीलिए पोटेंशियल पॉजिटिव। किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में अगर पोटेंशियल का एक्सप्रेशन प्लस आए, इसका मतलब लाने में वर्क डन माइनस है, और लाने में माइनस तभी होगा जब फील्ड रिपल्सिव होगा। तो चूंकि यहाँ लिखे फील्ड रिपल्सिव, इसलिए हर टेस्ट चार्ज को दूर भगाता है और हम उसे ला रहे हैं इन्फिनिटी से सरफेस तक, तो लाने में वर्क डन निगेटिव, इसलिए पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव। पोटेंशियल पॉजिटिव जब भी आए तो समझ जाएंगे फील्ड रिपल्सिव है, पोटेंशियल निगेटिव आए तो समझ जाएंगे फील्ड अट्रैक्टिव है। तो यहाँ पर फील्ड रिपल्सिव है, पोटेंशियल पॉजिटिव आ रहा है, तो इसलिए इसका पोटेंशियल पॉजिटिव होता है और लाने में वर्क डन निगेटिव हुआ होगा, फील्ड रिपल्सिव है। एक और पॉइंट सोचिए और फिर आगे देखेंगे। वो पॉइंट क्या है तीसरा, कि अगर यहाँ पॉइंट चार्ज लेते हैं जो कि लिए हैं, तो उसके सराउंडिंग में आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल, आर डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो जैसे एक पॉइंट हम यहाँ चुने, एक यहाँ चुने, एक यहाँ और एक यहाँ, तो सबसे नज़दीक आया आर का वैल्यू कम हुआ तो पोटेंशियल का न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ा। हो सकता है यहाँ पर 40 वोल्ट हो, तो यहाँ पर उम्मीद है 30 वोल्ट होगा, तो यहाँ पर 20 वोल्ट होगा, तो यहाँ पर 10 वोल्ट, तो जीरो कहाँ होगा। तो हम लोग अभी तो डिफाइन किए थे रेफरेंस से प्रेजेंट तक लाने में वर्क डन, और रेफरेंस किसको लिए थे, इन्फिनिटी। तो रेफरेंस मेजरमेंट का रेफरेंस थोड़ी था, पोटेंशियल का रेफरेंस था। तो इन्फिनिटी पर जब कोई चार्ज है तो उसका पोटेंशियल वैल्यू जीरो है, और वहाँ से जो जो अंदर आएगा, पॉजिटिव चार्ज की बात है, पोटेंशियल रेज होगा, राइज करेगा। और द क्लोजर दैट कम्स इट अटेन्स द हायर लेवल, क्योंकि लाने में वर्क निगेटिव हुआ और एनर्जी यहाँ जमा हुई, तो यहाँ से यहाँ आया तो 10 जूल का निगेटिव वर्क, यहाँ से यहाँ फिर 10 जूल का निगेटिव वर्क। तो ये बातें सिर्फ रेडियल लाइन में है या सभी रेडियल लाइन में, मतलब सिर्फ रेडियल लाइन में वेरिएशन है, और अगर हम थीटा को चीजें चेंज करें तो ये वेरिएशन रहेगा या नहीं। यानी कि अगर हम एक सर्कल ड्रॉ कर दें इसे, तो क्या सर्कल पर सब जगह 40 वोल्ट होगा। अगर इतने रेडियस का सर्कल ड्रॉ करें तो क्या सब जगह 30 वोल्ट होगा। अगर इतने सर्कल का रेडियस ड्रॉ करें तो क्या सब जगह 20 वोल्ट होगा। अगर इतना बड़ा सर्कल ड्रॉ करें तो इस सर्कुलर कर्व पर सब जगह 10 वोल्ट होगा। या अगर जीरो कर वाला सर्कल इनफाइनाइट रेडियस का ड्रॉ करें तो इन्फिनिटी पर सभी डायरेक्शन में 0 वोल्ट होगा। अगर ऐसा है तो इस कर्व को क्या कहेंगे, जिस कर्व के पॉइंट ए पर भी 30 वोल्ट, बी पर भी 30 वोल्ट, सी पर भी 30 वोल्ट
और डी पर भी 30 वोल्ट, यानी लोकस ऑफ द पॉइंट हैविंग पोटेंशियल 30 वोल्ट सब जगह। क्या कहेंगे बोलिए? यानी किसी पॉइंट चार्ज के सराउंडिंग में जो लाइन हम ड्रॉ किए आर रेडियस का, उस लाइन में दाएं बाएं सब जगह, क्योंकि यहाँ वेरिएशन फील्ड सिर्फ रेडियल है, ट्रांसवर्स में बिल्कुल नहीं, आइसोट्रॉपिक है, तो इस सर्कल पर सब जगह पोटेंशियल सेम आएगा। 30 वोल्ट है तो सब जगह, ऐसे ही लाइन को इक्यू पोटेंशियल लाइन्स कहते हैं। And equipotential lines are the curve traced out in the field space where all the points always lie at same potential. अब हम इसका मैथमेटिकल फार्मूला भी डिराइव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जो इक्विपोटेंशियल लाइंस होगी वो कंसेंट्रिक सर्कल्स होगी। और 3D में लें तो लाइन के बदले सरफेस की बात करें। इस लाइन का बड़ा इंपॉर्टेंस है फील्ड स्पेस में। इस लाइन में ए से सी पर ले जाइए चार्ज को, कितना वर्क होगा? जब पोटेंशियल सब जगह समान है तो वर्क डन 0 होगा, क्योंकि हम लोग वर्क और पोटेंशियल का रिलेशन फिर से याद कर लें। वर्क चेंज इन पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स वी बी माइनस वी ए बराबर होता है निगेटिव वैल्यू ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो अगर ए बी सबका पोटेंशियल समान है तो चेंज इन पोटेंशियल 0 है, तो वर्क डन 0 होगा। यानी इस सर्कल पर कोई टेस्ट चार्ज या कोई भी चार्ज मूव कराइए तो राउंड घूमेगा, नो वर्क, मतलब काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। यानी फील्ड स्पेस के इनसाइड एक ऐसा रास्ता मिल गया जहां फोर्स का इफेक्ट नहीं हो रहा। फोर्स तो लग रहा है, फोर्स रेडियली आउटवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल है। तो इस इक्विपोटेंशियल लाइन पर कोई भी पार्टिकल की पोटेंशियल नहीं चेंज करेगी तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। यानी ये इक्विपोटेंशियल लाइन एक ऐसा ऑर्बिट या पाथ प्रोवाइड करता है जिस पर कोई चार्ज पार्टिकल चल सकता है बिना उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आए। और सर्कुलर पाथ पर एक्सेलरेशन होता है तो एक्सेलरेशन रहेगा मगर काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करेगी। ऐसे कर्व लाइन को इक्विपोटेंशियल लाइन कहते हैं। और बाकी इसका सिग्निफिकेंस और भी देखेंगे। तो इक्विपोटेंशियल कैसे निकालें? तो ऐसे निकालिए, देखिए ये हम लिए रेक्टेंगुलर सिस्टम, पोलर सिस्टम, दोनों का साथ साथ। ये अगर दोनों का साथ साथ लेते हैं तो इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई भी हो सकता है, और तब उस समय एक्स इधर है और वाई इधर है और आर इधर है, तो उस पॉइंट का पोटेंशियल वी पी बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, जिसको हम वी नॉट मान लेते हैं। तो यहाँ से आर निकालिएगा तो क्या आएगा? आर बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वी नॉट। अब आप दाएं इस एक्सप्रेशन में देखिए, कोई कांस्टेंट है कि चेंज होता है? बिल्कुल चेंज नहीं होता, क्यू सब जगह कांस्टेंट, वी नॉट कांस्टेंट, तो आर वेरी करेगा। और आर यहाँ बराबर किसके हो जाएगा? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वी। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वी नॉट का स्क्वायर। ये सर्कल का इक्वेशन है जहां ए उस सर्कल का रेडियस हो गया। तो इससे भी साबित हुआ कि इक्विपोटेंशियल लाइंस ऑफ द फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज आर कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो इस पॉइंट को भी लिख लीजिए कि इक्विपोटेंशियल लाइंस ड्यू टू फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज आर कंसेंट्रिक सर्कल्स। Equipotential lines of the field due to positive point charge. Equipotential lines of the field due to positive point charge are concentric circles. Are concentric circles. Concentric सर्कल्स। ठीक है, तो आज भर इतना ही सोचिए। इसका एंड नहीं हुआ, अगले क्लास में इसका सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे। यानी ये भी पढ़ेंगे कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, निगेटिव चार्ज होता तो क्या होता। ये भी पढ़ेंगे कि ये फील्ड किस तरह के मोशन को सपोर्ट करता है, और बोर्स मॉडल में जो पहले चक्कर लगाता है उसको किस तरह सपोर्ट करता है। ये भी पढ़ेंगे कि ये इक्विपोटेंशियल लाइंस इक्वल स्पेसिंग पर होगा या स्पेसिंग बदलती है, नज़दीक में डेंसर, दूर में रेयरर।
और इसका सभी सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव पॉइंट चार्ज और ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज पर। इसके हर एक पॉइंट पर ऑब्जेक्टिव सवाल बनता है। जब आप सवाल पर जाएंगे तो दिखेगा आपको कि पॉइंट चार्ज के फील्ड को एनालाइज करते समय जो सिग्निफिकेंस दिखता है उस पर प्रॉब्लम्स आया है। तो आज भर इतना ही, और इसके साथ अगले क्लास में हम लोग पॉइंट चार्ज पर ही एनालिसिस करना है, लंबा चैप्टर है।